देखो पिछला क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं हम लोग। एक करंट कैरिंग लूप लिया था, रेक्टेंगुलर लूप। इसको एक्स वाई प्लेन में रखा गया था, इस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को ए बी सी डी ए। इसमें करंट इस सेंस में माना एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्स जेड प्लेन में है। यानी एक करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, लूप कहां पर है, ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम ये इस तरह से लेके काम करते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसे ही करोगे। 12 लेवल में भी टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये एक टॉपिक होता था। तो वहां पर इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लेके नहीं करते थे, बहुत सिंपल सिचुएशन से वो टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव होता था। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड जानबूझ के बनाए हैं। करंट कैरिंग लूप, रेक्टेंगुलर लूप जो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्स जेड प्लेन में है, जेड एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए। तो हम लोग पिछले क्लास में देखा था, इस पर नेट फोर्स 0 आना ही चाहिए। यदि कोई करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो नेट फोर्स ऑलवेज 0 होना चाहिए। यहां भी आया नेट फोर्स 0, ये बात को पिछले क्लास प्रूव किया हम लोग। इसमें हम लोग देखे, ये जो 4 गो साइड है, इस चारों साइड पर फोर्स एक्ट कर रहा था, और कितना लगा फोर्स, किधर लगा, वो यहाँ पर दिखाए थे। जैसे साइड ए बी पर एक ही वो फोर्स आया था, एक ही कंपोनेंट आया था फोर्स में, और वो आया था किधर, निगेटिव वाई की तरफ, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये आई ए नॉट बी कॉस थीटा। जस्ट इसका ऑपोजिट साइड सी डी पर जब फोर्स निकाला था तो उसमें भी एक ही कंपोनेंट आया था, आई ए नॉट बी कॉस थीटा। लेकिन ये बीसी पर जब फोर्स निकाले थे और सी डी डी ए पर, तो उसमें फोर्स में 2 कंपोनेंट आ रहा था, एक एक्स कंपोनेंट और एक जेड कंपोनेंट। जेड कंपोनेंट निगेटिव आ रहा था जब बीसी पर फोर्स निकाल रहे थे। तो जो फोर्स आया था उसमें प्लस आई का एक टर्म था और एक माइनस के वाला टर्म था। तो दोनों को सेपरेटली दिखाया। प्लस आई वाला कंपोनेंट इतना आया था और माइनस के पीछे इतना आया था। तो ये डायरेक्शन माइनस के का डायरेक्शन है, निगेटिव जेड का डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन है। तो साइड बीसी पर का ये फोर्सेज हुआ। सिमिलरली साइड डीए, इस साइड पर भी जब फोर्स फाइंड किया था तो उसमें भी आई और के वाला टर्म आया था, लेकिन आई वाला टर्म में माइनस आया होगा जब इस पर फोर्स निकाले होंगे, तो माइनस आई। अब माइनस आई के पीछे इतना, और एक टर्म प्लस के पीछे। तो ये फोर्सेज को शो किया हम लोग और देखा कि नेट फोर्स 0, नेट फोर्स ऑन लूप 0। आज हम लोग टॉर्क की बात करें तो बोले थे एक बात, यदि किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो जरूरी नहीं कि नेट टॉर्क भी 0 होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे एक रॉड है, देखो एक रॉड है, इस पर इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर 2 न्यूटन का इधर फोर्स लगाया। इस रॉड पर नेट फोर्स तो 0 आ रहा है, नेट फोर्स 0 आ रहा है, लेकिन ये रॉड रोटेट तो करेगा। ऐसे फोर्स लगाओगे तो रॉड में रोटेशन आएगा, यानी नेट टॉर्क 0 नहीं आया। ठीक है, तो सिस्टम पर यदि नेट फोर्स 0 है तो जरूरी नहीं कि नेट टॉर्क भी 0 होगा। अब चलें टॉर्क फाइंड करने के लिए इस लूप पर। टॉर्क की बात जब भी करते हो तो 3 बात करना जरूरी है। किस फोर्स का टॉर्क, किस सिस्टम पर, और किस पॉइंट के अबाउट, ये 3 बात करना जरूरी है। किस फोर्स का, किस सिस्टम पर, किस पॉइंट के अबाउट। तो यहां तो फोर्स तो पॉपुलर है, ये जो फोर्सेज देख रहे हो, इस फोर्सेज का टॉर्क, मैग्नेटिक फोर्सेज का टॉर्क। किस सिस्टम पर, तो लूप पर, इस करंट कैरिंग लूप पर। किसके अबाउट, कोई पॉइंट के अबाउट, तो कौन पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने चलोगे,
तो मान लो आप टॉर्क निकालने जा रहे हो इस लूप के सेंटर के अबाउट, तो लेट वी हैव टू फाइंड torque of these magnetic forces, about center of loop. ये चीज जरूरी कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क होता है और लाइन के अबाउट भी होता है। अब चलो पॉइंट के अबाउट निकालो, और उसमें भी इस रेक्टेंगल के सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालना। बहुत सारे फोर्सेज है, सभी फोर्सेज का टॉर्क इंडिविजुअली फाइंड करेंगे इस पॉइंट के अबाउट। इसका कुछ नाम दे दो ओ। सभी फोर्सेज का इंडिविजुअल टॉर्क निकालने चलो, फिर उसके बाद उसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे। टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो नेट टॉर्क के लिए वेक्टोरियली ऐड करना। अब देखिए सभी फोर्सेज का टॉर्क में, इसमें जितने भी कॉस वाला कंपोनेंट है, कहां है कॉस वाला कंपोनेंट? ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कॉस वाला कंपोनेंट और ये, इस सभी का टॉर्क 0 आएगा इस पॉइंट ओ के अबाउट। कैसे 0? पहले रिजल्ट लिखो, इसको मिटा दें इधर। इधर मिटावे ना। जी सर। तो ओ के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो टॉर्क ड्यू टू द कंपोनेंट I A naught B cos theta and I B naught B cos theta about O will be 0। ये जितने भी कॉस कंपोनेंट है, एक आई बी नॉट बी कॉस थीटा वाला दूगो है और आई ए नॉट बी कॉस थीटा वाला दूगो कॉस कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट का टॉर्क इसके अबाउट 0। अब क्यों 0 उसका कॉज सुनो। रोटेशनल डायनामिक्स में एक कंसेप्ट बोला था, कोई फोर्स को आगे पीछे ट्रांसलेट करना पहले आप, और वो फोर्स का जो फॉरवर्ड एक्सटेंशन है और जो बैकवर्ड एक्सटेंशन है, वो जिस जिस पॉइंट से क्रॉस करेगा उस सब पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होता है। यही बात यहां पर है। आप इसका बैकवर्ड एक्सटेंशन करेंगे तो ओ से पास कर जाएगा, इसका भी, इस फोर्सेज का भी बैकवर्ड एक्सटेंशन करेंगे तो ओ से पास कर जाएगा। ये कॉस वाला जो कंपोनेंट है इसका बैकवर्ड एक्सटेंशन ओ से पास करेगा, इसका भी बैक। तो यदि कोई फोर्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं आगे पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो जो लाइन बनेगा फॉरवर्ड एक्सटेंशन और बैकवर्ड एक्सटेंशन से, उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होगा उसके अबाउट टॉर्क 0 होता है। ये कंसेप्ट है, नोट में करके लिख लीजिए। नोट ये है कि टॉर्क ऑफ ए फोर्स विल बी 0 अबाउट ऑल सच पॉइंट लाइज ऑन, torque of a force will be 0 about all such point lies on forward and backward extension। लिखो, बोल रहे हैं, लिखा दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है। टॉर्क ऑफ ए फोर्स विल बी 0 अबाउट ऑल सच पॉइंट लाइज, ये पिक्चर
अबाउट ऑल सच पॉइंट विल बी जीरो। लिख लिए इसको। कोई फोर्स को आगे पीछे करते हो तो जो फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सटेंशन है उस पर जितने भी पॉइंट होगा उसके अबाउट टॉर्क जीरो। क्यों जीरो वो मैथमेटिकल कॉज है, वो चीज तो आप रोटेशनल डायनामिक्स में देखोगे। क्यों इस पॉइंट के बाद इस सब का टॉर्क क्यों जीरो हुआ, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड एक्सटेंशन पर ये पॉइंट लाई करने से टॉर्क क्यों जीरो हुआ, ये चीज अभी नहीं एक्सप्लेन करने का जरूरी है। तो ओनली जो टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट वो ओनली साइन कंपोनेंट, ये कंपोनेंट के चलते टॉर्क होगा और इस कंपोनेंट के चलते टॉर्क होगा, क्योंकि इसका बैकवर्ड फॉरवर्ड एक्सटेंशन इस पॉइंट से पास नहीं करेगा। तो ओनली टॉर्क एग्जिस्ट अबाउट ओ, ओनली टॉर्क एग्जिस्ट about O due to the component कौन, एक I B नॉट B sin थीटा, बस ये कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के चलते दो गो ये दो ठो है, दो गो कंपोनेंट है ऐसा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसका बैकवर्ड फॉरवर्ड एक्सटेंशन इस O से पास नहीं करता है। ये कंपोनेंट रियली में कैसे है, ये आप ऐसे दिखा रहे हो, ये रियली में अंदर है, ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे है। ये जेड एक्सिस की तरफ, निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है ना, ये निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, ये डायरेक्शन निगेटिव जेड एक्सिस है। तो रियली में निगेटिव जेड एक्सिस तो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। ये देखो जेड एक्सिस ऐसे दिखाते हैं, ये रियली में ऐसे थोड़ी है। जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस इस तरह से है, ऐसे पॉजिटिव जेड एक्सिस, और वो कंपोनेंट पॉजिटिव जेड एक्सिस के ऑपोजिट निगेटिव यानी अंदर की तरफ है। यानी ऐसे समझो, ये जो फोर्सेज है ये फोर्स अंदर है और ये जो फोर्स है ये बाहर है, यानी ऐसे लग रहा है फोर्स इस तरह से। तो इस तरह से फोर्स लगाओगे तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है वो ऐसे रोटेट करेगा। सर बोर्ड के परपेंडिकुलर ना? हाँ, ये कंपोनेंट इस तरह से है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है ये कंपोनेंट, अब पॉजिटिव जेड एक्सिस ऐसे है बोर्ड के परपेंडिकुलर। और ये जो कंपोनेंट है आई बी नॉट बी साइन थीटा ये वाला, ये भी बोर्ड के परपेंडिकुलर है लेकिन निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। तो चलो इस दोनों कंपोनेंट का टॉर्क फाइंड करें, और दोनों कंपोनेंट का टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम होगा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ डी। कोई फोर्स का टॉर्क का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क of both I B not B sin theta component is same। क्यों सेम, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो वहां से फोर्स तक का। आप O के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो तो O से फोर्स तक का परपेंडिकुलर दूरी, यानी ये दूरी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स पर, इस पर, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी है रियली में, ये तो ऐसे है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं ना? यस सर। एफ डी, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया जाता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना कहां से कहां तक, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो वहां से फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आई बी नॉट बी साइन थीटा है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 आएगा, a नॉट बाई 2। देखो ये यहां से यहां का पूरा दूरी a नॉट है, ये पूरा लेंथ रेक्टेंगल का a नॉट है, तो सेंटर से यहां का दूरी a नॉट बाई 2। ये दूरी इस फोर्स पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये फोर्स इस तरह से है। ये हुआ दोनों, एक यहां भी है, इसका भी टॉर्क कितना ही होगा, उसका भी टॉर्क कितना ही होगा। अब चलो रिजल्टेंट टॉर्क निकालने। तो रिजल्टेंट टॉर्क के लिए ये दोनों फोर्सेज का टॉर्क का डायरेक्शन पहले देखना होगा, सेम डायरेक्शन में है, दोनों फोर्सेज का टॉर्क की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो उसके लिए देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आप बताओ। ये तो सिंपल बात है कि एक रॉड हो, यदि एक फोर्स इधर लगे एक फोर्स इधर लगे, तो ये फोर्स आपके रॉड को इस सेंस में रोटेट करेगा ना। ऐसे लगाओगे फोर्स इस रॉड पर, तो ये फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इस रॉड में, इस सेंस में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और ये जो फोर्स लगा रहे हो इस तरह से, ये फोर्सेज भी जो रॉड में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो इसी सेंस में प्रोड्यूस करेगा टॉर्क। यदि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो टॉर्क का सेंस दोनों का सेम आएगा। ये अब एक्सपेरिमेंटली बोल रहे हैं, ऐसे मैथमेटिकली भी टॉर्क का डायरेक्शन निकाला जाता है, मैथमेटिकली भी टॉर्क का डायरेक्शन निकाल सकते हो आप ऐसे। यदि मैथमेटिकली टॉर्क का डायरेक्शन की बात करना है तो फिर ऐसे समझो, टॉर्क का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ फोर्स वेक्टर, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। तो अभी देखिए पॉइंट O यहां है, ये पोजीशन वेक्टर है आपके फोर्स का, फोर्स ऐसे है, ये जो आई बी नॉट बी साइन थीटा वो इधर अंदर को हम इधर मान ले रहे हैं, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है। तो आर क्रॉस एफ, यानी आप अपने राइट हैंड का फोर फिंगर का कर्लिंग करना आर से एफ की तरफ, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ कर्लिंग करना है, ऐसे कर्लिंग करना होगा। आर इधर है फोर्स इधर है, ऐसे कर्लिंग करना होगा। तो देखो इस सेंस में कर्लिंग हुआ, यानी ये फोर्स इस बॉडी पर इस सेंस में टॉर्क प्रोड्यूस किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब अच्छा ये तो इधर वाला फोर्स का, अब इधर वाला का देखो, यहां पर भी एक फोर्स है, ये वाला, ये आई बी नॉट बी साइन थीटा, वो अंदर वो इधर है, इसको मान लो अंदर था और ये इधर है, ऐसे मान लो। इसका पोजीशन वेक्टर इधर, इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर इधर और फोर्स वेक्टर इधर। तो इसमें राइट हैंड का फोर फिंगर को कर्लिंग करेंगे तो ऐसे कर्लिंग होगा, यानी इसका भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है। तो दोनों ये जो दोनों कंपोनेंट है, इस दोनों कंपोनेंट का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, यानी ये लूप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर सकता है। तो समझे डायरेक्शन समझे, ये फोर्स और इस फोर्स का जो टॉर्क आ रहा है वो सेम सेंस में आ रहा है। वो कौन सेम सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसे। क्योंकि इस फोर्स के लिए पोजीशन वेक्टर इधर और फोर्स अंदर, तो आर क्रॉस एफ ऐसे रोटेशन होगा, ऐसे रोटेशन करना पड़ेगा। आर की तरफ फोर फिंगर रख के और फोर्स की तरफ कर्लिंग कर देना। समझ में आया डायरेक्शन? जी सर। यस सर। तो ये तो मैग्नीट्यूड भी दोनों फोर्सेज का टॉर्क का सेम है, एंड अभी अभी देख रहे हैं हम लोग कि डायरेक्शन भी सेम है। ऑल्सो सेंस ऑफ बोथ टॉर्क, सेंस ऑफ बोथ टॉर्क इज सेम, और सेम में भी किधर? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये बात है, जब दो वेक्टर हो सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट के लिए डायरेक्टली दोनों का मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना, ऑपोजिट होता तो घटाते। इसलिए रिजल्टेंट टॉर्क जो हो जाएगा
रिजल्टेंट टॉर्क में ऐड कर देना दोनों को, यानी 2 इंटू आई बी नॉट बी साइन थीटा इंटू ए नॉट बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सेम अमाउंट का है, सेम सेंस में है, तो रिजल्टेंट टॉर्क के लिए ये काम कर दिया। अब चलो इस फिगर से मतलब नहीं है हमको, ये 2 को काट लो, ये आई ए नॉट बी साइन थीटा, ये ए नॉट इंटू बी नॉट उस रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आई ए बी साइन थीटा। यहां पर ए हो गया ए नॉट इंटू बी नॉट, इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यस सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। ये निकला टॉर्क का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फॉर्म में वो करंट कैरिंग लूप, रेक्टेंगुलर लूप, अब जो भी लूप हो, जरूरी नहीं अब रेक्टेंगुलर, भले ही डिराइव किया आप रेक्टेंगुलर लूप के लिए, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये उसका टॉर्क का एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यदि वेक्टर फॉर्म में इसको रखेंगे तो उससे पहले एक क्वांटिटी अभी हम चलेंगे बाद में डिफाइन करने, अभी थोड़ा उसकी जरूरत है हमको, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर म्यू से डिनोट किया जाता है, इसको, इसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। स्मॉल एम से भी कभी कभी कोई बुक डिनोट करता है इसको। इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये एक करंट कैरिंग लूप के लिए डिफाइन होता है, ये वेक्टर एक करंट कैरिंग लूप के लिए ये डिफाइन होता है, और जिसका मैग्नीट्यूड उस लूप का करंट गुने लूप का एरिया के बराबर होता है। अभी आ रहे इस बात को करने हम लोग पर्सनली, ये फेमस क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका इस टॉपिक पर, जिसको अभी जस्ट इसके बाद ही करेंगे, अभी यूज करना है थोड़ा यहाँ पर। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर डिफाइंड फॉर ए करंट कैरिंग लूप represented by vector mu having magnitude current into area। तो ये जो करंट इंटू एरिया, यहाँ पर म्यू रख सकते थे, यहाँ पर हम लोग उस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर रख सकते हो, इधर हो गया ना? जी सर। यस सर। इस आई इंटू ए की जगह म्यू रख दीजिए, तो आपका टॉर्क जो है ये म्यू बी साइन थीटा दिखेगा। अब म्यू भी एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में जब रखने जाओगे तो वेक्टर म्यू क्रॉस वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा को क्या ए डॉट भी लिखेगा, ए क्रॉस भी न लिखिएगा। वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को इस तरह से रखेंगे। ये एक्सप्रेशन टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और फिर आप यहाँ पर म्यू वेक्टर के बारे में भी और बात करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, और फिर इसके बाद टॉर्क जीरो कब होगा, मैक्सिमम कब होगा ना, ये सब बात थोड़ा डिस्कस करना चाहिए यहाँ पर। तो क्लियरली इफ वेक्टर म्यू इज पैरेलल टू वेक्टर बी, यानी थीटा 0 डिग्री, ये जो थीटा है ना, ये थीटा बोलेंगे म्यू वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बोलेंगे इस थीटा को। यहाँ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर म्यू एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर म्यू एंड वेक्टर बी। ये म्यू का डायरेक्शन अभी हमने डिफाइन किए किधर होता है, म्यू का डायरेक्शन लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है।
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। मान लीजिए लूप आपका ये इस तरह से था, रेक्टेंगुलर लूप, तो ये यदि बोर्ड के प्लेन में है तो म्यू वेक्टर का डायरेक्शन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इधर होगा कि अंदर होगा, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्रिएट होता है, इधर की अंदर, तो वो तो करंट के सेंस से डिसाइड होता है। करंट यदि इस सेंस में है इस लूप में, तो आप भी राइट हैंड का फोर फिंगर को करंट की तरफ कर्ल कर देना तो थंब हो जाएगा म्यू का डायरेक्शन। करंट इस सेंस में होता तो ऐसे कर्लिंग करते तो थंब का डायरेक्शन अंदर, ये म्यू का डायरेक्शन। तो म्यू वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द लूप। तो थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर म्यू एंड वेक्टर बी। इधर मिटाते हैं हम, ठीक है। जी सर। वेक्टर म्यू का थोड़ा डायरेक्शन डिफाइन कर दो। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप and is given by right hand thumb rule, given in the sense of thumb, in the sense of thumb, when forefinger is curling in the sense of current. ये काम राइट हैंड से करना। ये म्यू का डायरेक्शन, तो ये जो थीटा है यही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, ये थीटा। और वो एंगल यदि 0 डिग्री हो, मतलब जब म्यू वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो तो टॉर्क 0 होगा। साइन 0 डिग्री 0 होता है। इसको फिगर से दिखाना है तो ऐसे दिखाइए। ये मान लो आपका करंट कैरिंग लूप है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, इधर है, तो वेक्टर बी भी इधर है और वेक्टर म्यू भी इधर ही है। इस केस में टॉर्क 0 होगा और म्यू, यदि म्यू वेक्टर एंटी पर, यहां पर थीटा 0 हुआ और एक बार और 0 होगा म्यू, इफ म्यू वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी। जैसे ये फिगर, ये आपका करंट कैरिंग लूप है, रेक्टेंगुलर लूप। ये लूप हम ये लूप बोर्ड के प्लेन में नहीं ले रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं लूप को, यानी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, इस तरह से लूप की बात कर रहे हैं। इसका करंट इस सेंस में यदि है तो म्यू वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे आएगा, लेकिन मान लो मैग्नेटिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में रख दें, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, म्यू उधर है, तो यहाँ पर थीटा पाई आएगा। दिख रहा है नीचे ना? नहीं दिख रहा है? इस फिगर में थीटा पाई आएगा। ये दोनों केस में मैग्नेटिक, ये टॉर्क 0 आएगा। इन बोथ ऑफ दिस केस टॉर्क विल बी 0। इसी बीच में घुसा देते हैं इस बात को। टॉ विल बी 0, टॉ विल बी 0 इफ ये दो बात हो। म्यू वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना या ऑपोजिट डायरेक्शन में होना, टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा एक बात और, एक बात थोड़ा यहाँ पर, इस दो केस में टॉर्क 0 आएगा।
फोर्स तो ऑलवेज जीरो है, चाहे जो ओरिएंटेशन में रखिए लूप को। यदि लूप है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फोर्स तो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो, चाहे जो भी जो भी एंगल हो म्यू और बी के बीच। लेकिन इस दो केस में टॉर्क भी जीरो। एक बात होता है यहां पर इक्विलिब्रियम ऑफ लूप, इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है यहां पर। इक्विलिब्रियम में भी हम लोग बात करते हैं तो एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये जब डाइपोल पढ़ रहा था वहां भी इस बात सबको डिफाइन किए होंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर दो इक्विलिब्रियम होता है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और जब दोनों इक्विलिब्रियम हो बॉडी में, सिस्टम में, तो बोलते हैं सिस्टम विल इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स जीरो। कोई सिस्टम को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बोलोगे जब उस सिस्टम पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे सिस्टम को जब रिजल्टेंट टॉर्क जीरो। ये तो दोनों केस है। अभी इस केस में टॉर्क भी जीरो, फोर्स तो जीरो होता ही है ऑलवेज। यानी आपका ये लूप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, ये जो दो केस है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का केस है। इफ बोथ इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट, then system is said to be in mechanical equilibrium. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए दोनों बात होना चाहिए, तब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में टॉर्क तो भी जीरो है, फोर्स तो जीरो होता ही है ऑलवेज। यानी ये मैकेनिकल, ये सिचुएशन और ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है। ये था टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम लोग बात किया था, एक मैग्नेटिक मोमेंट की चर्चा हुआ था वहां पर, वो पर्सनली भी आपको पढ़ना है मैग्नेटिक मोमेंट। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उस पर आता है, पूछता है आपके एग्जाम में, वो देखो। मिटाते हैं इसको। जी सर। लिखो टॉपिक में मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप यदि कोई लूप है उसमें करंट है तो एक वेक्टर डिफाइन किया जाता है जिसको मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर बोलते हैं। यदि डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वहां भी एक मोमेंट डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वहां इलेक्ट्रिक मोमेंट, यहां मैग्नेटिक मोमेंट। करंट कैरिंग लूप को एक करंट कैरिंग लूप, इसमें ऐसे लिखो, वी डिफाइन ए वेक्टर क्वांटिटी mu for
करंट कैरिंग लूप, लूप होना चाहिए, करंट होना चाहिए उसमें, करंट कैरिंग लूप called magnetic moment vector ये सब जो वेक्टर है, ये सब हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं इस करंट कैरिंग लूप के लिए, बाद में चल के ये सब बहुत हेल्पफुल वेक्टर होता है, मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है ये सब बात। आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर पढ़ा, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो पोलराइजेशन वेक्टर देखा, बहुत सारा वेक्टर डिफाइन होता है। इलेक्ट्रिक में आप डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिफाइन किया, एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी, स्मॉल पी से डिनोट किया था। फिर कैपिटल पी वेक्टर एक डिफाइन किया जिसको पोलराइजेशन वेक्टर बोला। फिर एक डी वेक्टर डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला। ये सब जो वेक्टर है जो हम लोग अपने तरफ से डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम के लिए, वो इसलिए कर रहे हैं कि सिस्टम का फ्यूचर में जब आप सेमेस्टर 5 में जाएंगे तो वहां पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आएगा एक पेपर, वहां पर फिर से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा, और भी प्रॉपर्टीज है मटेरियल का, तो वो सब प्रॉपर्टी को स्टडी करने में हेल्प करता है ये सब वेक्टर। एक्जुलियरी वेक्टर बोलते हैं सबको, कि मटेरियल का प्रॉपर्टी डिस्कस करने में, मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने में आपको ये सब वेक्टर की जरूरत पड़ता है। अभी तो इस सेमेस्टर 2 लेवल में इस सब का कोई एप्लीकेशन नहीं देख रहे हो, म्यू वेक्टर का, पी वेक्टर का, कैपिटल पी वेक्टर का, वो आएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। बाद में चल के तो फ्यूचर में आप एमएसयू में सीआर कर लोगे, या वहां पर कोई स्पेशलाइज्ड टॉपिक यदि फिजिक्स का पढ़ोगे तो एक मटेरियल साइंस होता है, मटेरियल मैटर के अंदर का प्रॉपर्टीज को स्टडी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करना, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी स्टडी करना। कोई सॉलिड बॉडी है तो लाइट उससे पास कर रहा है, कोई सॉलिड बॉडी है लाइट नहीं पास कर रहा है, क्यों, क्या बात है, सॉलिड तो दोनों है। ये सब बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है, उस सबको स्टडी करने में ये सब वेक्टर हेल्पफुल होता है। तो अभी तो बस ये खुद क्या है ये समझना है, ये क्यों पढ़ रहे हैं ये तो बात है नहीं अभी। चलो, एक करंट कैरिंग लूप के लिए ये वेक्टर डिफाइन होता है, कोई भी आर्बिट्ररी लूप भी हो सकता है, वो करंट है इसमें, इसके लिए एक म्यू वेक्टर डिफाइन किया जिसका मैग्नीट्यूड डिफाइन है, whose magnitude is defined by current in loop into area of loop। डिफाइंड बात है ये, क्यों की बात नहीं करना है सब में। I into A, इसका डायरेक्शन डिफाइन है किधर, वेक्टर म्यू इज ऑलवेज डायरेक्टेड, अभी कुछ देर पहले भी लिखा था इसका डायरेक्शन के बारे में, ऑलवेज डायरेक्टेड to the directed perpendicular to the plane containing the loop and given by right hand thumb rule। गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ये चीज तो अभी कुछ देर पहले भी डिस्क्राइब किया था इसका डायरेक्शन के बारे में। यूनिट की बात करोगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। इट मे बी पॉसिबल कि कहीं पर आपके पास बहुत सारे करंट कैरिंग लूप हो, एक ही जगह बहुत सारा करंट कैरिंग लूप है, तो वहां पर
वहां पर एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर डिफाइन करोगे। जैसे डाइपोल मोमेंट में कोई ऐसा सिस्टम था जहां पर एक से ज्यादा डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा था, एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर बात किए थे। इफ वी हैव ए नंबर ऑफ करंट कैरिंग लूप, if we have a number of current carrying loop, then we define a resultant magnetic moment, a net magnetic moment, एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करना, वो जो होगा सब इंडिविजुअल करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम। अब जैसे मान लो कि ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट है I1, और एक ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट है I2, दोनों का सेंटर सेम है। इस सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो एक करंट कैरिंग लूप इधर है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा, और एक करंट कैरिंग लूप ऐसे है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जाएगा। वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर होना है, यानी यहां पर दो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, एक इधर उसको μ1 वेक्टर, एक इधर उसको μ2 वेक्टर, और फिर दोनों का अपना एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो ट्रायंगल लॉ वेक्टर में जानते हो उससे फाइंड करना। इसमें दोनों का अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए दोनों का एरिया सेम होगा। तो μ1 बराबर μ2 बराबर, सॉरी करंट अलग अलग है ना, तो म्यू सेम नहीं होगा, करंट अलग अलग है, I1 है, एक में I2 है। ये दो वेक्टर है, दोनों का अपना अपना मैग, तो वेक्टर का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ी रहा। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा तो वो उसका एक सिंगल चार्ज पार्टिकल का रोटेशन यदि है तो उसका भी जो रास्ता होगा, पाथ होगा, वो उसको आप एक करंट कैरिंग लूप ही मानेंगे। करंट के लिए जरूरी नहीं है मटेरियल वायर होना चाहिए, उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है जिसके चलते, तो क्या है करंट कैरिंग वायर, क्या है मूविंग चार्ज पार्टिकल का ही तो सिस्टम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए जरूरी है कि कंडक्टिंग वायर होना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब आप धागा में एगो चार्ज पार्टिकल बांध के और घुमा दो, वहां तो सर्कुलर पाथ पर तो कोई कंडक्टिंग वायर तो नहीं है, फिर भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो वो भी एक करंट कैरिंग लूप ही समझा जाएगा, उसके रास्ता को आप एक करंट कैरिंग लूप समझेंगे। इफ ए चार्ज पार्टिकल rotates along a closed path, if a charge particle rotates along a closed path, then their path can be treated as
ए करंट कैरिंग लूप, इसमें हम लोग वो क्लोज्ड पाथ मान लो सर्कुलर पाथ ले रहे हैं। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा। मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर। तो इसमें क्वेश्चन यदि बना दे हम लोग, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट of a revolving charge particle in circular path of radius r with angular speed omega। कहोगे, आप कहोगे मैग्नेटिक मोमेंट तो करंट कैरिंग लूप के लिए था, ये चार्ज पार्टिकल के मोशन से बोल रहा है करंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालने। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन यदि हो रहा है जिस पाथ के लॉन्ग, उस पाथ को ना, इस ये कोई वायर है नहीं, लेकिन आप इसके अलोंग एक करंट इमेजिन करेंगे, इस पाथ के लॉन्ग। इस तरह के करंट को कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। कन्वेक्शनल करंट, कोई मटेरियल वायर है नहीं, फिर भी करंट इमेजिन हो रहा है वहां पर, चार्ज का मोशन होने के चलते उसके रास्ता को एक करंट कैरिंग वायर मान रहे हैं, उसको कन्वेक्शनल करंट। कोई कंडक्टिंग मीडियम में चार्ज का मूवमेंट होता है, जैसे कॉपर वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूव होता है, उसके चलते जो करंट कंस्टिट्यूट होता है उसको कंडक्शन करंट। बिना कोई मटेरियल वायर का करंट कंस्टिट्यूट हुआ कन्वेक्शनल करंट। यहां कन्वेक्शनल करंट मानेंगे, कोई मटेरियल वायर है नहीं, फिर भी करंट इमेजिन हो रहा है। और ये करंट होगा कितना, एंड ये करंट कितना होगा, उसके लिए करंट का तो ओरिजिनल डिफिनीशन होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, Q/T। ये फॉर्मूला करंट का। कौन T, कौन चार्ज, कोई क्रॉस सेक्शन इमेजिन करो, एक एरिया, उस T टाइम में Q चार्ज क्रॉस किया उस एरिया को, तो वो Q/T। कुछ गिवन टाइम में कितना चार्ज का फ्लोइंग हुआ कोई पार्टिकुलर एरिया से या कोई पार्टिकुलर पॉइंट के थ्रू, वो चार्ज बाय डिवाइडेड बाय वो टाइम। तो यहां पर आप कोई भी एक पॉइंट इमेजिन, मान लो यहां पर एक पॉइंट इमेजिन किया, और ये एक चार्ज पार्टिकल ये मूव करके यहां पर आके क्रॉस करेगा, इसको ये क्रॉस किया, फिर कितना देर के बाद ये आएगा क्रॉस करेगा, टाइम पीरियड वाला टाइम के बाद। इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से Q अमाउंट का चार्ज का क्रॉसिंग होगा ड्यूरिंग ए टाइम कैपिटल T। कैपिटल T टाइम में Q चार्ज क्रॉस करेगा, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्रॉस करेगा, Q/T। ये करंट हो जाएगा। यहां कैपिटल T क्या हुआ, ये रोटेशन का टाइम, इसको टाइम पीरियड भी बोल सकते हो यदि ओमेगा कांस्टेंट हो तो। यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो मान लीजिए अभी ये Q क्रॉस किया, फिर कितना देर के बाद क्रॉस करेगा, कैपिटल T टाइम के बाद ना क्रॉस करेगा, टाइम पीरियड वाले टाइम के बाद ना, नहीं। यस सर। इसलिए ये T यहां पर टाइम पीरियड है। यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तब टाइम पीरियड, खाली सर्कुलर मोशन होने से टाइम पीरियड नहीं डिफाइन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए। ओमेगा हर जगह सेम हो, ऐसा नहीं कि कहीं फास्ट चला कहीं स्लो चला, तब फिर टाइम पीरियड नहीं डिफाइन करेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा, ओमेगा एंगुलर स्पीड। तो इसका मतलब करंट का फॉर्मूला हो जाएगा Q/2π/ओमेगा, यानी Q/2π। ध्यान रखना फ्यूचर के लिए, यदि कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका जो सर्कुलर पाथ है
उसको एक करंट कैरिंग लूप समझेंगे उसके सर्कुलर पाथ को, जिसका करंट इतना। अब जब करंट आ गया तो फिर उस लूप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगा इस लूप का। इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप जो हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप म्यू, जो करंट इनटू एरिया था मैग्नीट्यूड में, तो क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, यानी क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ए रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ। इसको रहने दो, नेक्स्ट क्लास करते हैं कल।